Hello, good morning, students. Welcome to lesson number 34. In this lesson, we are going to learn how to find the current and the voltage across a cell using Kirchhoff rules. Dear students, those two simple rules I am going to repeat again so that you can again understand it. Whenever we want to do current distribution, तो we have to make use of Kirchhoff junction rule, which tells us कि जितना करंट एक जंक्शन के पास आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से दूर जाता है. दूसरा we know by the name loop rule. It tells us कि जो algebraic sum होता है EMF का in a closed loop and the algebraic sum of the product of current and resistance वो हमेशा ज़ीरो होता है. तो इसमें हमने स्टूडेंट्स दो साइन कन्वेंशंस लर्न किए थे. अगर करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट I इंटू आर नेगेटिव लिया जाता है. अगर सर्किट लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तो उस सेल की ईएमएफ को पॉजिटिव लिया जाता है. तो दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस डायग्राम देयर आर ए नंबर ऑफ सेल्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली we should know that this cell is known by the name L and this cell is known by the name M. The question asked is, what will be the voltage across L, what will be the voltage across M, and what will be the voltage across BD? So before we can do anything in this, the first thing is that we should start with current distribution. I have done it one way, you may have another way. So long as you are following the rules, the answer will turn out to be the same. For example, मैंने यहाँ पे एक करंट I1 मान लिया, तो let us say कि I2 करंट इधर चला गया, तो कितना करंट उधर जाएगा? सिंपल, I1 माइनस I2. वही I1 माइनस I2 इसमें से फ्लो करेगा और इधर से ये करंट I2 आ जाएगा और ये दोनों मिलके ऐड करोगे तो फिर से I1 आ जाएगा. इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज टू काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दो ही वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक I1 है और एक I2 है. इसका मतलब दो ही क्लोज पाथ लेने हैं एंड फॉर ईच क्लोज पाथ वी हैव टू राइट वन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लोज पाथ लेता हूँ ए बी डी ए, ए बी डी ए. तो हम ऐसे जा रहे हैं like this. तो when we go like this, you see we are moving from higher to lower potential, इसलिए we call this voltage as -2. लेकिन what about the product of current and resistance? आप देख रहे हैं कि सर्किट लाइन की डायरेक्शन राइट में है, करंट लेफ्ट में है, ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो ऑपोजिट है तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2. चलिए यहाँ आ जाते हैं. यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन ऑपोजिट है, इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. और आगे आ जाइए. वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज गेन हो रही है, तो ऐसी वोल्टेज को प्लस माना गया है, तो ये +1 लिख दिया. व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? सर्किट लाइन की डायरेक्शन ये है, करंट उधर से आ रहा है, ऑपोजिट है, तो प्लस हो गया, तो इट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2, दैट इज 0. इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और क्लोज पाथ लिया जा सकता है. Let us take the closed path as B, C, D, B. तो हम ऐसे करके जा रहे हैं. तो ये हमारी सर्किट लाइन है. तो यहाँ आप देखें कि इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वोल्टेज गेन होगी, तो वो +1 लिखा जाएगा. प्रोडक्ट कैसा होगा?
डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय I2। यहाँ आ जाइए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं स्टूडेंट, सब याद कर लीजिए, ये वोल्टेज नेगेटिव लिखी जाएगी -3, और करंट की डायरेक्शन ये है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव 3 टाइम्स ऑफ I2। और आगे जाइए, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सर्किट लाइन दोनों सेम हैं, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ I1 इज 0। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है I1 और I2, ये नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव का सिंपली मीनिंग ये होगा दैट जो डायरेक्शन आपने दिखाई है ऑन द डायग्राम, करंट वाकई में फ्लो कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ऑल। सो डू नॉट बी वरीड अबाउट whether the values of I1 or I2 are positive or negative. Now, इसके बाद we have to find out the voltage across BD. तो voltage across BD के लिए वोल्टेज होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू I1 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो दैट विल गिव यू द वोल्टेज अक्रॉस BD। उसके बाद यू विल लाइक टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल एंड वोल्टेज अक्रॉस द अदर सेल। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये डिटरमिन करना है कि ये जो सेल M है, जिसका नाम M है, क्या ये चार्जिंग मोड में है या ये डिस्चार्जिंग मोड में है। जब करंट जो हमने दिखाया है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये डिस्चार्जिंग मोड है। और यहाँ पे जब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट को फ्लो करवाते हैं, दैट बिकम्स ए केस ऑफ चार्जिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आई जस्ट टेल यू दैट आई जस्ट यूज द डायग्राम ऑल्सो। सो यहाँ देखें कि हम पहले M सेल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये M है और इसको आप L लेंगे, तो M सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो दैट इज़ ए केस ऑफ डिस्चार्जिंग। मे आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि जब कोई सेल डिस्चार्ज करता है तो फार्मूला क्या लगता है, E माइनस ऑफ I इंटू R। कौन सा करंट, I2। स्टूडेंट्स, अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आई है, आप नेगेटिव यूज़ करें, पॉजिटिव आई है तो यहाँ प्लस लिख दें, मीनिंग जो भी वैल्यू ऑफ I2 आई है विद साइन वो यहाँ लिख दें। तो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस M। नाउ वी विल टॉक अबाउट वोल्टेज अक्रॉस L। अब जैसे मैंने पहले कहा कि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दिस बिकम्स ए केस ऑफ चार्जिंग। और चार्जिंग के केस में ये जो फार्मूला होता है ये E प्लस ऑफ I इंटू R हो जाता है। तो E की वैल्यू यहाँ 3 है, I की वैल्यू I2 है और मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 3। दैट्स हाउ वी फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस L। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काइंडली डू दिस अगेन सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि चार्जिंग का केस कौन सा होता है और डिस्चार्जिंग का केस कौन सा होता है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। When you look at such a diagram, circuit diagram, wherein you find a capacitor, so the first thing that should click to you is that a capacitor does not allow DC current to flow through it. In simple language, ये याद आना चाहिए कि कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता है, और जिस भी ब्रांच में वो कैपेसिटर कनेक्टेड होता है वो एक डेड ब्रांच बन जाती है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कैपेसिटर है विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस AC
इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। सो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये हमें याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए ये कैपेसिटर कनेक्टेड है अक्रॉस एसी, तो हम वोल्टेज अक्रॉस एसी निकाल लेंगे यहाँ पे, एंड दैट विल गिव अस द वोल्टेज हियर। और अगर वोल्टेज पता है और कैपेसिटेंस पता है तो फिर हम चार्ज वगैरह भी निकाल सकते हैं। एनीवे, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट वी कॉल एज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया यहाँ से करंट I1 स्टार्ट किया, तो जितना करंट स्टार्ट करेगा उतना ही करंट I1 वापस भी आना चाहिए टू द सेम बैटरी। ये करंट I1 ऐसे गया, सीधा तो जा नहीं सकता बिकॉज कैपेसिटर विल नॉट अलाउ, तो ये करंट I1 इधर आ गया। इस करंट I1 में से कुछ करंट I2 ऊपर चला गया और जो करंट बचा विच इज I1 माइनस I2 वो इधर चला गया। ये I2 करंट ऐसे आ रहा है, ये I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है, ये दोनों मिलके दे विल फॉर्म ए करंट I1। सो वी आर लर्निंग कि जितने करंट से हमने स्टार्ट किया था उतना ही करंट हमको अचीव हो गया अल्टीमेटली। इसका मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। इसके बाद हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करते हैं। I1 एंड I2 दो वेरिएबल्स हैं, तो दो क्लोज पाथ हमको लेने हैं। तो चलिए एक क्लोज पाथ देखते हैं। एक लेते हैं GHAFEG, ये नीचे वाला क्लोज पाथ। अब स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन लिखने की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन ये है, तो I1 करंट सर्किट लाइन की डायरेक्शन में है, इसलिए -5 इंटू I1 होगा। यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेंगे +10। आगे चलिए, करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। देखिए -10 टाइम्स ऑफ I1। और आगे चलिए, वही हो रहा है क्या कि करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव है एंड दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें एक और क्लोज पाथ लेना है। चलिए हम क्लोज पाथ लेते हैं CDEF, ये ऊपर वाला। C से स्टार्ट करते हैं, तो हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सर्किट लाइन की डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द करंट, इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी -30 टाइम्स ऑफ I2। और आगे आइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट लाइन की डायरेक्शन अपोजिट है टू द करंट, तो वो +20 इंटू I1 माइनस I2 होगा। और जब इधर जाएंगे तो गेन इन वोल्टेज हो रहा है, तो ये हो जाएगा +1 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा और I1 और I2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। मान लिया आंसर आ गया A एंड B। अब हम लर्न कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस A एंड C। हम कहते हैं कि हम यहाँ से चल के ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये आपने पहले भी देखा है। वोल्टेज एट A VA मान लिया, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट लाइन, तो -10 टाइम्स ऑफ I1 हो गया, यहाँ पे गेन हो गया +1 इज इक्वल टू VC। अब VC इधर ले आइए और इन टर्म्स को इधर ले जाइए। VA माइनस VC विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C एंड दैट इंडीड विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इतना आसान था। मोस्टली when you have little practice, so then writing these equations will not be cumbersome for you. Let's start with this question. You have find the charge and the voltage across the plates of the capacitor. अब ये 2 मार्क क्वेश्चन था एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये।
सबसे पहले वही सेंटेंस आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि जिस पार्ट ऑफ द सर्किट में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो यू से कि ये तो पता है हमें, तो अब हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मान लिया करंट आई चला, आई एंड लाइक दैट द सेम करंट विल फ्लो लाइक दिस। यू विल से ये तो एक सीरीज सर्किट लगता है और करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा इसमें। तो करंट की वैल्यू विल बी टोटल वोल्टेज इन द सर्किट। देखिए 2 वोल्ट वांट्स द करंट टू फ्लो दिस वे एंड 1 वोल्ट वांट्स टू फ्लो दिस वे। तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, इसलिए टोटल वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट माइनस 2V माइनस V। फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 2R है, वो R है, 3R आ गया। सो करंट की वैल्यू बाय ओम्स लॉ विल बी V डिवाइडेड बाई 3R। स्टूडेंट्स, हमें लाइफ में सिमेट्री ऑब्जर्व करने की आदत होनी चाहिए। देखें, ये वाली जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं अक्रॉस AB। यहाँ पे भी वोल्टेज V है, वहाँ पे भी वोल्टेज V है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, वो होगी सिंपली I इंटू R। तो करंट की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई R एंड दिस वोल्टेज विल बिकम V बाई 3। तो इट वॉज सो सिंपल। लेकिन इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक, कैपेसिटर विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो, तो वो डेड ब्रांच। दूसरा, हमने सिमेट्री का फ़ायदा उठाया है कि यहाँ भी सेम वोल्टेज, वहाँ भी सेम वोल्टेज। तो जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज वहाँ होनी चाहिए, बिकॉज द पॉइंट्स आर सेम। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस डायग्राम में प्लीज़ देखें, एक बैटरी है जिसकी EMF 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इस बैटरी के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू 4 ओम है। द क्वेश्चन सेज कि ये शो करो कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। ये 2 मार्क क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो हमें क्या दिखाना है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कैपिटल R। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें करंट निकालना है। करंट विल बी द टोटल वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट चले, ऐसे जाएगा, करंट कहीं पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 + 4 एंड दैट विल मेक द करंट एज 2 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला लर्न किया है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी या सेल इज गिवन बाय द फार्मूला E माइनस ऑफ I इंटू R। इसको यूज कीजिए। E की वैल्यू 12 लिखी हुई है, माइनस करंट की वैल्यू 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करके ये 8 वोल्ट आ गया। एंड यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो वो तो ओम्स लॉ से आराम से आ जाएगा। करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो फिर 8 आया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये लर्न कर लिया थ्रू दिस न्यूमेरिकल कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। Let us now start with the next question. I'll explain this question, but before that, let me make a general statement. कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वो हमेशा थोड़ा लेस पढ़ते हैं
as compared to the actual value. I am repeating again. अगर हम एक सर्किट में एमीटर लगा दें तो जो एमीटर है वो थोड़ा सा लेस पढ़ेगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल करंट इन द सर्किट. दूसरा पॉइंट, हम अगर एक वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापने की कोशिश करते हैं तो वो जो वोल्टमीटर है वो हमेशा थोड़ा सा कम रीड करेगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू. क्यों कम करेगा? दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज in the voltage and when will the voltage read by the voltmeter become equal to the actual voltage. Let me explain the question. The question is कि across A and B एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है. तो थियोरेटिकली जो वोल्टेज होगी अक्रॉस ए बी, जो रियल वोल्टेज होगी अक्रॉस ए बी, एक्चुअल वोल्टेज होगी अक्रॉस ए बी, वो होगी आई इंटू आर. द क्वेश्चन नाउ सेज कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगाया है ऑफ रेजिस्टेंस आर सफिक्स वी. तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब कितनी वोल्टेज होगी अक्रॉस ए एंड बी. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये दोनों हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू. तो हमें अब रेजिस्टेंस पता चल गया अक्रॉस ए बी. करंट आई है तो हम वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस ए बी. वोल्टेज रेड बाय द वोल्टमीटर विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. करंट की वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हम ऐसे यहां से देख के लिख रहे हैं आर वी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर वी प्लस आर. क्यों ना इस आर को इधर लिख लें और आई इंटू आर विल देन बी कॉल्ड एज वी नॉट. तो ये ऊपर आर वी है डिवाइडेड बाई आर वी प्लस आर. अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखें. ये है वोल्टेज रेड बाय द वोल्टमीटर, ये ओरिजिनल रियल वोल्टेज है और ये वाली टर्म है आर वी डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर है. मतलब ये डिनोमिनेटर कुछ ज़्यादा है देन द न्यूमरेटर. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वोल्टेज रेड बाय द वोल्टमीटर है वो कम है एज कंपेयर टू वी नॉट. वो कम है एज कंपेयर टू वी नॉट. अब हम फर्दर परसेंटेज चेंज निकालने की तैयारी करते हैं. पहले हम वी नॉट को नीचे ले जाते हैं और फिर दोनों तरफ -1 करते हैं. स्टूडेंट्स कम से कम 3 टाइम्स हमने ऑलरेडी ये प्रोसीजर आपको दिखाया है कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं. तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर डिवाइडेड बाय दिस -1 कर दिया दोनों तरफ. अब एलसीएम ले लिया और ये है वोल्टेज रेड बाय द वोल्टमीटर माइनस वी नॉट. ये आ गया चेंज इन द वोल्टमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वोल्टेज. तो वो हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन द वोल्टेज. फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं आप उसको. तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये -r ऊपर आ जाएगा. तो ये टर्म आ गई, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज. माइनस साइन यही बता रहा है कि ये जो रीडिंग थी ये लेस है देन द एक्चुअल वैल्यू. तो क्या परसेंटेज हुई? R इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर वी प्लस आर. एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम ये चाहें कि V सफिक्स वोल्टेज रेड बाय द वोल्टमीटर शुड बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल वोल्टेज, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? स्टूडेंट्स
ये वी सफिक्स वी का फॉर्मूला हमने देख के लिखा, देखिए यहाँ से देख के लिखा, तो वी सफिक्स वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आर वी डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर वी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर वी। ये आर वी ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, अब ये टर्म बच गई। अब देखें, अगर मैं आर वी की वैल्यू को इन्फिनिटी डाल दूं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0, 0 प्लस 1 विल रिमेन 1 एंड वी विल बिकम इक्वल टू वी नॉट। मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर है विल रीड द एक्चुअल वोल्टेज कब, व्हेन उसका रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। Students, when we do the chapter on magnetism and all, तो magnetic effects of current, वहाँ पे we will come across this ammeter and voltmeter, and there we will read कि एक ideal voltmeter वो होता है जिसका resistance is infinite. So that is all for today, and thank you for watching.